प्यारे बच्चों, हम आपके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड हम फिर से आपको साइंस का मॉडल पेपर सेट 3 लेके आए हैं। ये पुराना 2021-22 का पेपर है, लेकिन फिर भी इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर जाइए। पास होना है तो आप इसको अवश्य पढ़िए। हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आप परावर्तन का नियम पढ़े हैं कि आने वाली आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो कोण आने वाली कोण का मान आई 60 डिग्री है, तो जाने वाली कोण भी कितना, आर भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। कोई जैसे दर्पण ले लीजिए, जब इस दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर देखिए, जैसे ये वक्रता त्रिज्या आर हो गया, ये फोकस दूरी एफ हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई फोकस आती है प्रकाश, तो वो मुख्य टकराने के बाद ये फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी, वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी, भाई ये फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है, 54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, काट दीजिए 27 आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तीसरा का क्वेश्चन में बी सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बने। देखिए दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ले लीजिए, मुख्य अक्ष हो गया, जब ये हो गया इसका आर ले लीजिए, यहाँ एफ ले लीजिए। जब वस्तु को आप आर पे रखेंगे, वक्रता त्रिज्या पे रखेंगे, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर ये फोकस से जाएगी, और इसको समान साइज का अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको वक्रता त्रिज्या पे रखना होगा। वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब समान साइज का प्राप्त करना हो तो कहाँ रखना होगा, वक्रता त्रिज्या पे। जब वक्रता केंद्र पे जब रखेंगे तो समान साइज का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आंसर हो जाएगा चौथा का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किस वस्तु के लिए किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में, सभी लोग जानते हैं, पिछले वाले भी पेपर में था, गाड़ी के हेडलाइट में कहाँ होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, कौन सी घटना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में पढ़े हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से सीधा न जा करके या तो अपने मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है या मुख्य अक्ष के पास चली जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, भाई वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ऐसे है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसकी फोकस दूरी F1 F2। तो वस्तु को ध्रुव, लेंस के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। तो ये देखिए प्रकाशिक केंद्र ये हो गया, ये फोकस हो गया, तो इसके बीच में वस्तु को यहाँ कहीं रखेंगे तो इसका आवर्धित
सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है भाई? डायोप्टर। इसमें कुछ कहना नहीं है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना आवर्धित है, तो उस लेंस की द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो 10×3 = 30 सेंटीमीटर या 30, ये आंसर हो जाएगा। कैसे भाई? आवर्धन क्षमता बराबर होता है H-/H। ठीक है, H-/H, आवर्धन क्षमता का मान दिया हुआ है 3। एक ये तो आवर्धन क्षमता हो गया, या एक इंटू एच वैल्यू गुणे एच भी होता है। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं कि M=H/V/U। ठीक है, अब देखिए ये आवर्धन क्षमता का मान ये 3 गुना दिया हुआ है 3, और ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10×3, तो 10×3 = 30, तो आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? इसको तो कुछ कहना नहीं है, दृष्टि पटल या रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है भाई? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस। ठीक है, सामान्य नेत्र का दूर का बिंदु क्या है? अगर सामान्य नेत्र है तो निकट की वह दूरी देखिए 25 सेंटीमीटर, गलती मत कीजिएगा। ये कह रहा है दूर का बिंदु। अब सब लोग पढ़े हुए हैं कि निकट की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर का बिंदु जब पूछेगा ना, नेत्र में कोई दोष नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। आप देखिए अच्छे, अगर आपके नेत्र में कोई दिक्कत नहीं है तो आप अंतरिक्ष में भी देख सकते हैं, तारे चंद्रमा देखते हैं ना, अनंत दूरी पे हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की दूर की जो दृष्टि होगी वो अनंत होगी, और निकट की स्पष्ट दृष्टि होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 14, दिए गए जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है भाई? श्वसन से। पाचन से नहीं मिलती, उत्सर्जन से नहीं मिलती, संवहन से। कैसे मिलती है? श्वसन से मिलती है, तो आंसर हो जाएगा श्वसन। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिसा से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई? वियोजन। देखिए किसी धातु में जब जंग लगता है तो वो क्या होता है? अपघटित होने लगता है, टूटने लगता है, क्षरित होने लगता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वियोजित होने लगता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन होता है? देखिए उपचयन को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है भाई? जिस तत्व से ऑक्सीजन जुड़ जाए, अगर कार्बन है इससे ऑक्सीजन जुड़ गया तो कहेंगे इसका ऑक्सीकरण हो गया, मतलब उपचयन हो गया। तो अब इसमें देखिए किससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है? जिंक है, कार्बन है, कार्बन से इधर देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कार्बन का क्या हो गया? उपचयन। और जिससे जुड़ता है उसका उपचयन, जिससे निकलता है उसका अपचयन। तो जिंक से देखिए निकल रहा है, यहाँ देखिए जिंक से निकल गया तो जिंक का अपचयन, लेकिन कार्बन का क्या हो गया? उपचयन। ठीक है, तो ये हो गया आंसर बी। बी सही है। 18वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए योग में रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है भाई, तो देखिए Ag, इधर भी एक Ag, NO3, इधर भी NO3, इधर एक Na, इधर एक Na, इधर एक Cl, एक Cl। पहला समीकरण ही आपका संतुलित है भाई, बाकी आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे तो सब असंतुलित होगा। इधर 2 नाइट्रोजन, इसमें 2 नाइट्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन, गलत हो गया। एक बेरियम, इधर एक बेरियम, 2 क्लोरीन, इधर एक ही क्लोरीन दिख रहा है, ये भी गलत है ना। पहला जब सही हो गया तो आगे खोजने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए 19वां क्या है? लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानने पर, लौह चूड़ मतलब आयरन, जब इस पे HCl डालेंगे, ठीक है, HCl डालेंगे
तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब HCl देखिए अभिक्रिया आयरन HCl के साथ क्रिया करके आयरन क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा, मतलब FeCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, पहला क्वेश्चन आंसर सही है। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड ये गलत है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, गलत है। आयरन एवं लवण जल बनेगा, ये भी गलत है। तो पहला क्या है, सही है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, दिए गए अभिक्रिया में कौन रंगीन सूचक की तरह व्यवहार करता है। लिटमस पेपर भाई, लिटमस पेपर क्या करता है, अगर अम्ल में डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्षार में जब होगा तो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला। ठीक है, ये क्षार करता है और ये अम्ल करता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो रंगीन तो यही हुआ। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में और दिया हुआ है रंगीन सूचक, तो रंगीन सूचक तो यही हो गया, लौंग, वनीला और प्याज, ये गंध सूचक हैं। क्या है, गंध सूचक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है गंध सूचक भी पूछ दे, तो इन तीनों में से कोई आंसर होगा तो उसको मारिएगा, लेकिन रंगीन सूचक होगा तो लिटमस पेपर होगा। अगला क्वेश्चन, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं भाई, वो POP का करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से देखिए उसमें आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया था कि डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे देखिए नाम नहीं दिया था, तो उसका नाम होता है POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा है, तो इसमें भी वही सेम आंसर है, इसमें भी आंसर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया होगी। देखिए H2 और O2 दोनों जुड़ गए, तो भाई जब जुड़ते हैं छोटे छोटे अणु मिल के जुड़ते हैं, बड़े बनते हैं तो योग होता है ना। तो यहाँ पे अब योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसमें, तो संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब देखिए खट्टा फल तो बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ खट्टे फल से मतलब है जनरली नींबू से, क्योंकि एसिटिक अम्ल होता है सिरके में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। तो यहाँ साइट्रिक अम्ल बचा, तो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में। नींबू खट्टा फल है कि नहीं, तो हो जाएगा नींबू। तो खट्टे फल में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। 25वां क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन अंडे से पीसे हुए कवच, पहले अंडे का कवच देखिए किससे बना होता है, CaCO3। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब आगे पढ़िए, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके, कोई विलयन, उस विलयन का नाम नहीं दिया है भाई, अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देखिए एक चीज़ और, यहाँ गैस का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूने के पानी को, चूने का पानी क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है। और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो चूने के रंग पानी को क्या करता है, दूधिया कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाने पे दूधिया होता है। इसका मतलब कि ये जो इस अम्ल से क्रिया करके CO2 बना रहा है, और CO2 बनाने वाली अभिक्रिया में जब देखेंगे तो यहाँ पे मिलाया जाता है HCl, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और CaCl2 इस अभिक्रिया में बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसमें कौन सी अम्ल मिलाया जाता है, HCl। इसमें पूछा था आपसे कि
कोई विलियन, उस विलियन का नाम ही पूछा था, पीछे वे कौन से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न एक गैस उत्पन्न करता है, तो वो गैस कौन सी भाई थी, CO2। जो CO2 चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। तो CO2 उत्पन्न करने के लिए कौन सी विलेन मिलाते हैं, HCl। तो आंसर हो जाएगा बी, HCl। देखिए, कोई विलेन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। देखो, नीले को लाल करता है ना, मतलब वो अम्ल है, और अम्ल का pH मान 7 से कितना होता है, कम। तो 7 से कम इसमें देखिए कौन सा वैल्यू है, 2। ठीक है, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, क्षार, और 7 से कम होगा तो अम्ल। तो अम्ल, इस 2 क्या है, अम्ल हो गया। ठीक है, 7 से कम 2 अम्ल, 7 क्या है भाई, ये लवण है। ठीक है, ये अम्ल है, और ये दोनों 7 से ज़्यादा हैं तो ये क्या है, क्षार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन देखिए, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। तो देखिए, खाद्य रिक्तिका में। अमीबा के पास कोई मुंह नहीं होता है, ठीक है, तो वो अपना भोजन का पाचन कहाँ करता है, खाद्य रिक्तिका में। और अमीबा का आप पढ़े होंगे कि इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ये चाहे जिस आकार का होता है अपना आकार बदलता रहता है। इसमें ऐसे रिक्तिकाएँ होती है, जब ये भोजन को ग्रहण करता है यहाँ से तो इसको पैक कर लेता है और इसको रिक्तिका में ले जाके भर देता है, और यही रिक्तिका में पाचन करने के बाद इसको बाहर निकाल लेता है। और जो अमीबा होते हैं वो गमन कूटपाद अपने इसी शरीर बाहरी शरीर से ही ऐसे आगे बढ़ते हैं, और इसको नाम देते हैं कूटपाद। कूटपाद मतलब झूठा पैर, जहाँ ऑप्शन सी वाला है ना, ये झूठा पैर है, ये अमीबा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो हमको इससे अभी नहीं मतलब है, इसमें पूछा था कि भोजन का पाचन किस में होता है, तो खाद्य रिक्तिका में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन अभिक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 29वां, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी भोजन होता है, पोषण होता है, अमीबा में। पिछले सेट 2 में ये आंसर था, सेम क्वेश्चन था। अगला देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं भाई, इसको तो पूछना नहीं है, 4 कोष्ठ। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारी करता है, तो पित्तरस। ठीक है, अम्ली करने के लिए कौन सा होता है, HCl। आमाशय में HCl का स्रावण होता है जो भोजन के माध्यम को अम्ली बनाता है, लेकिन भोजन को क्षारी माध्यम पित्तरस बनाता है, और यह कहाँ करता है भाई, छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत में। ये अम्ली माध्यम कहाँ होता है, आमाशय में। मतलब आमाशय से जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहीं पे पित्त रस आके मिल जाता है, और भोजन का माध्यम क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, लेकिन छोटी आंत में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। किसके कारण, पित्त के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्त। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है भाई, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, या इसको बोलते हैं हिंदी में वृक्काणु। ठीक है, तो इंग्लिश नाम है नेफ्रॉन, हिंदी नाम है वृक्काणु। तो यहाँ देखिए वृक्काणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, कौन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, जल अवशोषण, ये भी होता है। पौधों में ताप का नियमन वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। जाइलम में जल की गति, यह भी होता है। भोजन का संवहन, यही नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है, आम द्विलिंगी है, सरसों द्विलिंगी है, गुड़हल द्विलिंगी है, तो बचा कौन, पपीता। पपीता एक लिंगी है। कभी कभी देखेंगे पपीता में केवल फूल लगते हैं, फल नहीं लग पाते हैं। क्यों, क्योंकि वह एक लिंगी पौधा होता है। जब उसमें नर पुष्प होगा तब फल नहीं लगेगा, मादा पुष्प होगा तो परागण होगा तो फल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए चित्र में जनन बताइए भाई।
दिए गए चित्र में कौन सा हो रहा है, मुकुलन। देखिए इसमें ये जो संरचना है ये मुकुल कहलाता है, बड कहलाता है, तो मुकुलन द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट, यौन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो भाई टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन और लड़कियों में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन या एक और हार्मोन होता है ईस्ट्रोजेन। क्या होता है, ईस्टेरोजेन। तो ये ईस्ट्रोजेन लड़कियों में होता है और टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में होता है। ठीक है, लड़कों में हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन और लड़कियों में प्रोजेस्टेरॉन और एक हार्मोन होता है ईस्टेरोजेन। तो ईस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरॉन आए तो लड़की में और लड़कों में आए तो टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है, मूत्रवाहिनी नहीं, शुक्रवाहिनी नहीं, गर्भाशय केवल मादा में ही होगा। महिलाएं ही जन्म देती हैं, पुरुष तो जन्म देते नहीं हैं, तो मादा में ही क्या होगा, गर्भाशय होगा। तो गर्भाशय कहाँ होता है, कह रहा था मादा जनन तंत्र का भाग है, तो गर्भाशय है। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, तो भाई नाभिकीय ऊर्जा। भूतापी ऊर्जा भी सूर्य का है, पवन ऊर्जा भी सूर्य का है, जैव मात्रा भी सूर्य का है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वह सूर्य से उत्पन्न नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला देखिए खत्म हो जाएगा, सीएनजी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा हमेशा चलता रहेगा। जब तक सूर्य है आप बार बार इसको प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जय मात्रा का देखिए लकड़ी भी है, गोबर भी है, कोयला भी है, लेकिन जब नहीं कह दिया तो नाभिकीय ऊर्जा जय मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के मतलब इस सेट के सभी क्वेश्चन को आप लोग पूरा रिवीजन कर जाइए, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए बारी बारी से। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, उसको रोक के देखिए और उसको पूरा समझ लीजिए। इसमें से आपके मैं अगर 5 सेट हम बार बार से बारी बारी से हल कराएंगे, अगर सभी सेट आप हल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। और पास होने के लिए इस सेट को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू।